हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी होती हैं और इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस को याद करना काफी मुश्किल होता है। तो इन ऑर्डर टू जनरलाइज और इन ऑर्डर टू मेक द लर्निंग प्रोसेस वेरी इजी, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक को पढ़ेंगे भी। ओके, तो जिससे कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है और सीक्वेंस वाइज रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्रैमिंग प्रोसेस या याद करने वाला जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म, सो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना यह कहलाता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शंस को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन के अंदर केवल एक ही स्टेप है तो उसको कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, या ऐसी रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहा जाता है। और ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उनको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। तो सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन की, ठीक है, या एलिमेंट्री रिएक्शन की, सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन वो रिएक्शंस है जिनमें एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अपन देखते हैं, A2 प्लस B2 कन्वर्ट्स टू 2AB। इफेक्टिवली देखा जाए तो यहां पर A और A के बीच में बॉन्डिंग है या B और B के बीच में बॉन्डिंग है और ये बॉन्ड टूट करके दो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस में अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, पुराने बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स बने, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आए और क्लोज आकर के टकराएं, कोलिजन हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होगा, ए के और ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा, बी के और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा होगा और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। और इस सिचुएशन को जिसमें पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा AB। ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जब पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन हाईएस्ट एनर्जी सिचुएशन होती है और ट्रांजिशन स्टेट कभी भी केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करती है। मतलब बॉन्ड्स सारे पार्शियल है, पार्शियली टूटे हुए हैं, पार्शियली बने हुए हैं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करती है ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें
तो प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी कंपेयर्ड टू रिएक्टेंट्स, इस तरीके से होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ये जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अनस्टेबल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं ये, एंड व्हाट ये इज एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, ठीक है। जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो हर सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो उसकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी पर ट्रांजिशन स्टेट होगी या जितनी अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, अनस्टेबल होगी तो मोर एनर्जी पर होगी, मोर एनर्जी पर होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सो की जगह एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। और ट्रांजिशन स्टेट रहेगी तो यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को दी जाए जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए, तो इसे कहते हैं ये या एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो टाइम एक्सिस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच, व्हाट विल बी डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा आएगी, और ऐसे में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हर सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी डायग्राम पर। हर सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप होती है और एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस में जिसमें ट्रांजिशन स्टेट एक ही है उसमें क्या होगा, इट कैन बी आइदर एक्सोथर्मिक और इट कैन बी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक अगर है तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एंडोथर्मिक अगर है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट इनके डायग्राम जो होंगे, एनर्जी डायग्राम, वो भी वैरी करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा एच की वैल्यू भी वैरी करेगी। जितनी अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं उन रिएक्शंस के बारे में जो कॉम्प्लेक्स है या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस, और इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस क्या होती है देखते हैं हम। एक कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं, A2 प्लस B2 कन्वर्ट्स टू 2AB। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस वो होती है जिनमें एक से ज्यादा स्टेप्स होती है, और हम रिएक्शन का पाथ या रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, A2 डिसोसिएट हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, 2A में, ठीक है। पहले ये डिसोसिएट हो जाए, फिर जो पार्टिकल है A ये B2 के साथ रिएक्शन कर ले और कन्वर्ट हो जाए AB, और फिर AB प्लस B, और फिर A और B आपस में रिएक्शन करके AB बना ले। तो दिस इज ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें देखिए A2 इज द रिएक्टेंट, AB इज द प्रोडक्ट, B2 इज द रिएक्टेंट, बट व्हाट इज A?
ए ऐसे पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के पार्टिकल्स को कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स आर दोस पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे बी है, ये भी रिएक्शन के दौरान बन रहा है और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा है। सो दीज पार्टिकल्स आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो एक कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन अगर है तो उसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होती हैं और इनमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे बनते हैं जिन्हें कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। Reaction intermediates. So what are reaction intermediates? They are those particles which are formed during the reaction, and destroyed, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी लाइफ ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड। इनको आइसोलेट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट किया जा सकता है, स्टडी भी किया जा सकता है। तो रिएक्शन मिक्सचर से इनको सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है और स्टडी किया जा सकता है। तो हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन को इन पर बेस्ड रखते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस को हम 6 टाइप्स में क्लासिफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। तो ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। बट इंटरमीडिएट्स का जो डिस्कशन है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनते हैं और क्लासिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनको आइसोलेट किया सकता है, जिनकी लाइफ ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होती है और जिनके बेसिस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। दीज आर दोज पार्टिकल्स which are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction। ठीक है, यहां पर इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से पार्टिकल इंटरमीडिएट है? ए और बी, ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं। तो जितनी स्टेप्स होंगी उतनी ही क्या होंगी, ट्रांजिशन स्टेट्स भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप की क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी, बस इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। सेकंड में अगर अपन देखें, ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बी और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, और लास्ट में केवल बॉन्ड बन रहा है, तो यही इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट जिसमें पार्शियल बॉन्ड बन रहे हैं और पार्शियल बॉन्ड टूट रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो ये स्टेप एंडोथर्मिक होगी। सेकंड में ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बन रहा है, तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक होगी। और थर्ड तो खैर होगी एक्सोथर्मिक क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज इन्वॉल्व एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जब बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। एंड बॉन्ड क्लीवेज ऑलवेज इन्वॉल्व एनर्जी अब्सॉर्प्शन, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो कुछ इस तरह से एनर्जी डायग्राम बनेगा। फर्स्ट स्टेप हमने देखा क्या होगी, एंडोथर्मिक, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। सेकंड स्टेप एक्सो और थर्ड स्टेप भी एक्सो। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस इज TS3 ट्रांजिशन स्टेट 3। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या रहेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 रहेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 रहेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 3 रहेगी। ठीक है, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, यहां पर रहेगा A2 प्लस B2 और यहां प्रोडक्ट रहेगा 2AB।
ठीक है, तो ये तो हुई हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, ये रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन के इंटरमीडिएट, या ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन का इंटरमीडिएट। तो यहां पर दो इंटरमीडिएट आ ही रहे हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, ए और बी। तो जितनी रिएक्शन की स्टेप्स हैं उतनी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स रहेंगे, ठीक है। और रिएक्शन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से लेस एनर्जी पर है, तो ये रिएक्शन ओवरऑल अगर देखें तो एक्सोथर्मिक होगी। हम इंडिविजुअल स्टेप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं। ओवरऑल दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। So there is some basic difference between transition states and reaction intermediates. Transition states do not follow rules of chemical bonding. They are highly unstable. जो एनर्जी मैक्सिमा है वो ट्रांजिशन स्टेट है, they cannot be isolated. But reaction intermediates can be isolated. केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मिनिमा पर आते हैं, लोकल मिनिमा पर, और इससे हम रिएक्शंस में आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बेसिस पर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल स्टेप एंड ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। देयर इज वन मोर थिंग, अगर हमारे पास ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो ऑफ देम वन ऑफ द स्टेप विल बी स्लोएस्ट। जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगी वही रिएक्शन के रेट को डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रिएक्शन के अंदर ये स्लो स्टेप है तो यही आरडीएस कहलाती है। आरडीएस का मतलब होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, जो हमने देख लिया। रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में क्या एक्चुअल में हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है। और एक और तरीके से हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, क्या हो रहा है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन। एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए, एक तरफ ए लग जाए और एक तरफ बी लग जाए। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ऐड हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप है, इस पर कोई पार्टिकल आ गए ए बी, तो क्या होगा, छोटे पार्टिकल्स एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर जुड़ जाते हैं, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। अल्काइन है, जैसे ये भी अनसैचुरेटेड है, कोई मॉलिक्यूल यहां पर हम ज्वाइन कर दें तो एक तरफ ए जुड़ जाए एक तरफ बी, सच रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन का मतलब बिल्कुल सीधे से समझ में आ रहा होगा आपको, किसी मॉलिक्यूल का दूसरे बड़े मॉलिक्यूल में ज्वाइन हो जाना इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस पाई टूट रहा है, सिग्मा टूट रहा है और 2 नए सिग्मा बन रहे हैं, मतलब लेस स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है पाई और इफेक्टिवली मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। सो सच रिएक्शंस विल हैव डेल्टा एच लेस देन 0 एंड सच रिएक्शंस विल बी नॉर्मली एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस तरह की रिएक्शंस में एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। व्हाई? बिकॉज 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस कम हो जा रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एंड फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इफ वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। So such reactions will be spontaneous
वह ये फैक्टर छोटा हो जाए। अगर ये फैक्टर छोटा होगा तो ये माइनस और प्लस जो है नेगेटिव फैक्टर कब बढ़ेगा, जब ये फैक्टर छोटा होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और इन दोनों का सम नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो सच रिएक्शन जनरली आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर रिएक्शन। So such reactions are favored in or at low temperature, ठीक है। देख लीजिए एक बार। Second type of reaction are known as elimination reaction. ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या रहता है, एक पार्टिकल से अगर मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहां पर मान लो मैंने ए ले लिया या बी ले लिया, तो यहां पर ए बी बन जाए। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो गए, या एक छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल से एलिमिनेट हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हीटिंग करने पर इसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स, आइदर दे आर गैसेस, ठीक है, या ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, या कई और फैक्टर्स की वजह से रिएक्शंस होती है जिसमें एक बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल एलिमिनेट हो जाते हैं। सच रिएक्शंस आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। इनमें दो सिग्मा टूट रहे हैं और एक पाई और एक सिग्मा बन रहा है, जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। एलिमिनेशन इज जस्ट उल्टा ऑफ, ठीक है, एडिशन। तो इस तरह की रिएक्शंस में एनर्जी, नेट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं और लेस स्टेबल बॉन्ड हम बना रहे हैं, तो नेट एनर्जी इसके अंदर अब्सॉर्ब होगी। डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0। और इस तरह की प्रोसेस क्या रहेंगी, नॉर्मली एंडोथर्मिक रहेंगी, नॉर्मली एंडोथर्मिक रहेंगी। सेकेंड पॉइंट इज, क्या हो रहा है, एक पार्टिकल के दो टुकड़े हो रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ेगा। और इस तरह की रिएक्शंस की अगर अपन स्पॉन्टेनिटी की बात करें, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहां माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये फैक्टर इसको स्पॉन्टेनियस बना सकता है, डेल्टा जी को नेगेटिव कर सकता है। और डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन अगर होगी तो फेवरेबल कंडीशन रहेगी, ठीक है। सो फेवरेबल कंडीशंस, इनके लिए जनरली फेवरेबल कंडीशंस क्या रहती है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, इनमें कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। कभी आपने पढ़ा हो CH3Cl प्लस OH माइनस, यहां पर आ जाएगा CH3OH और Cl माइनस। तो हो क्या रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। जैसे इन जनरल अपन लिखे Rl प्लस Nu कन्वर्ट्स टू RNu प्लस L माइनस, ठीक है। कभी आपने ये भी पढ़ा हो NO2 प्लस, ठीक है। तो यहां पर आ जाए H प्लस चला जाए और NO2 जुड़ जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहां पर एक सिग्मा टूट रहा है और एक सिग्मा बन जा रहा है, ठीक है। तो एक सिग्मा टूट रहा है और एक सिग्मा बन जा रहा है। यहां पे भी एक सिग्मा टूट रहा है, एक सिग्मा बन जा रहा है। यहां पर एक सिग्मा टूट रहा है, एक सिग्मा बन जा रहा है। इसका मतलब एंथैल्पी इज द ओनली रीजन, क्योंकि एंट्रोपी लगभग सेम आ रही है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रह रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर बेसिकली एंथैल्पी डिपेंडेंट, ठीक है। एक बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है, तो लेस स्टेबल यूजुअली बॉन्ड टूट जाते हैं और मोर स्टेबल बन जाते हैं। सच रिएक्शंस आर नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर हमने एक प्लस पार्टिकल लिया है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया है, ये पार्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है, अटैकिंग पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। ये बेंजीन ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख करके NO2 अट्रैक्ट हुआ, और NO2 अट्रैक्ट होगा तो बेंजीन पर जाकर के बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। तो यह अटैक कर रहा है बेंजीन पर, या अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को वो अटैकिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं। थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि अटैकिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। यहां पर अगर अपन देखें तो लीविंग ग्रुप मान लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा सिग्मा वाले, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसीलिए ये अटैकिंग पार्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल। थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो एक क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और E+ क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। बट दीज रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक ग्रुप हटेगा और दूसरा ग्रुप उसकी पोजीशन को ले लेगा। कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेम एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, और ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ेंगे रिएक्शन, हालांकि इस पे आप सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको हीट करने पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अभी सिर्फ आप ये समझें कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है रिएक्टेंट का, वही प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट C, इस ET का मतलब है CH2CH3, तो यहां पर भी CH2CH3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कितने हो गए, 4, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, H9, NO, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो बदल जा रही है। यहां पर ये C से CH3 से कनेक्टेड था, यहां ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये एक तरीके का रीअरेंजमेंट हो गया है। जो कुछ बॉन्ड्स थे वो टूट गए और नए बॉन्ड्स बन गए, लेकिन जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में पहले थे उतने भी बाद में भी हैं। और इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं इनको कहा जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो एक तरीके का रीअरेंजमेंट है, ये मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ करके इस मॉलिक्यूल में रीअरेंज हो गया है। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक एक करके हम पढ़ेंगे। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। लेकिन रिएक्शंस को होने के लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, तो वो क्यों रिएक्ट करने लगा, ठीक है, वो क्यों दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगा। इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन है, एक वो पार्टिकल स्टेबल तो है लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता है, या मान लीजिए कि वो पार्टिकल स्टेबल तो है लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल है जो अनस्टेबल है, वो उससे आके बॉन्डिंग कर ले और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाए। तो स्टेबिलिटी सारे पार्टिकल्स की होती है, ठीक है, और इसीलिए रिएक्शंस होती है। एक कंप्लीट ऑक्टेट वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, जिससे कि दूसरे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए या बढ़ सके, या वो मॉलिक्यूल स्टेबल तो है लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चला जाए। इसीलिए रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अटैकिंग पार्टिकल्स। अटैकिंग पार्टिकल्स, तो अटैकिंग पार्टिकल्स वो होते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं या इनिशिएट करते हैं, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक
ठीक है। और मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, हालांकि ये भी एक तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स ही होते हैं, थर्ड नंबर वाले फ्री रेडिकल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरली ऐसे E+ बोल के रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, ठीक है, या दोज पार्टिकल्स विच हैव अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या जिनकी एफिनिटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। और इस तरीके के जो पार्टिकल्स होंगे, समटाइम्स दे आर लुईस एसिड एंड समटाइम्स दे आर नॉट, बट इस तरीके के पार्टिकल्स में यूजुअली ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स में या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल गो क्लोजर टू, या गो क्लोजर टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल, तो किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर ये अटैक करते हैं, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस रहती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? अट्रैक्ट करके और बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को 4 टाइप से। पहले इस तरीके के पार्टिकल्स H+, Cl+, Br+, NO2+, NO+, ठीक है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सब में पॉजिटिव चार्ज है, सभी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और सभी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्या सिमिलैरिटी है? वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, या बिकॉज ऑफ कई बार वेकेंट ऑर्बिटल भी रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें और भी हो सकते हैं RCO+, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में इस तरीके के इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जैसे AlCl3, BCl3, BH3, तो इसके बाद भी वेकेंट P है, ठीक है, यहां पर भी वेकेंट P है, यहां पर भी वेकेंट P है, ठीक है, मगर इनमें चार्ज नहीं है। तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बट दे आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इनमें, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, मगर दे आर चार्जलेस पार्टिकल, चार्ज नहीं है। और इसलिए ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, या उतना ज्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए वीक रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, या कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में ये वीक होते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, FeCl3, डब्बा मैंने बना दिया, इसका मतलब है वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और इनमें वेकेंट क्या रहता है? डी ऑर्बिटल है, तो ये न्यूट्रल, मगर वेकेंट डी ऑर्बिटल, न्यूट्रल है मगर वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होंगे? थर्ड नंबर पर होंगे, या ये इनसे भी वीक होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले पार्टिकल से भी वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो
कंप्लीट ऑक्टेट तो रहते हैं, ठीक है, SO3 हुआ, CO2 हुआ, मगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे जिसमें इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए। इस तरीके के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे वीक होते हैं, ठीक है। एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इस तरीके से 4 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या मान लीजिए कि ये पार्टिकल, तो इसका भी अगर अपन RS बनाए इस तरीके से, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, मतलब ये बहुत वीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो इस पर क्या होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी बहुत पुअर रेट से होगा। तो ये सबसे स्ट्रांग रहते हैं, ये होते हैं डाकू टाइप के, डाकू टाइप के। ये उनसे वीक रहते हैं, थोड़े चोर टाइप के रहते हैं। ये उनसे भी वीक रहते हैं, ये होते हैं भिखारी टाइप के, ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये सबसे वीक रहते हैं, ये होते हैं दान पात्र टाइप के, पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में और ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल्स एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में काम में आते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल से होने वाला या इनिशिएट होने वाला एडिशन, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट होने वाला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक बार आप इनको देख लीजिए। तो सेकेंड टाइप के अटैकिंग पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल कभी आपने देखा होगा OH नेगेटिव ऐसे लिखा रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी है, SH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑल्दो इट इज न्यूट्रल, मगर जिसके पास भी लोन पेयर है इसमें डोनेटिंग पावर रहेगा अगर यहाँ H है तो, और H2S ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इनको NU शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, NU न्यूक्लियोफाइल, और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर यूजुअली आर इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स, या दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स, या हम ये भी कह सकते हैं दे हैव एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी टुवर्ड्स, ठीक है, आई एम सॉरी, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल्स एंड दे आर पॉजिटिव चार्ज लवर्स, ठीक है, न्यूक्लियस लवर्स, ठीक है, न्यूक्लियस लवर्स, या दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और जो भी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो O की तरफ मोर शिफ्टेड रहेंगे, और कार्बन पर रहेगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो यहां पर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर आता है, मान लीजिए NH2 ले लिया हमने, NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की तरफ, या पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पार्टिकल क्या होगा, रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल होगा। और जैसे कि हमने पहले देखा, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ, और ये पार्टिकल या ये कार्बन एंड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लवर्स व्हाइल न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लवर्स। इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है एंड दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यूजुअली ये पहचाने जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की प्रेजेंस से पहचाने जाते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे CH3O नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इन जनरल PHO नेगेटिव, ठीक है, स्टेरिकली क्राउडेड हो, O नेगेटिव,
या कई बार ये पार्टिकल्स न्यूट्रल भी होते हैं। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। और पार्टिकल जो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, दे कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ऑब्वियसली जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मगर बाय डेफिनेशन दीज टू आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सारे जो अमीन्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स, सो प्राइमरी अमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, सेकेंडरी अमीन भी बिहेव कर सकता है, लेकिन टर्शरी अमीन बिहेव नहीं कर सकते हैं, वो हम वी विल डिस्कस इट लेटर। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में वी विल डिस्कस इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी which is electron donating power will depend upon the nature of the solvent, ठीक है। what is nucleophilicity? Nucleophilicity is a property, nucleophilicity is a property which is electron donating power of a particle। जैसे OH माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मान लो CH3Br को, तो ये Br माइनस यहां से चला जाए, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है टू जनरेट ए सिग्मा बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टू जनरेट ए सिग्मा बॉन्ड इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन बेसिसिटी अलग है, बेसिसिटी इज प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्टिंग पावर। मान लो यही OH माइनस अगर HCl से प्रोटॉन निकाल ले तो क्या बनेगा, H2 और Cl माइनस, तो ये इसकी प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी है, और ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड दिस इज बेसिसिटी या बेस स्ट्रेंथ। Okay, so both these properties are different and we are going to discuss more about these properties in nucleophilic substitution reactions, ठीक है। एक बार आप देख लें। Next type, attacking particles are free radicals. These are also type of electrophiles, जैसे Cl डॉट है, ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल भी है, मगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉन एज फ्री रेडिकल्स, ठीक है, विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल। सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन फ्री रेडिकल चैप्टर। तो और भी कई सारे हो सकते हैं, Br डॉट, CH3 डॉट, I डॉट, R, O डॉट, R, C डबल बॉन्ड O। तो ये डॉट का मतलब क्या है, दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, एंड दे लुक फॉर अनदर पार्टिकल विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, या फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके खुद तो स्टेबल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और दूसरे पार्टिकल पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देते हैं। जैसे Cl डॉट की रिएक्शन मान लीजिए इससे होती है, तो ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए, तो इससे क्या होगा, एक Cl डॉट बॉन्डिंग करके सिग्मा बना लेगा और कार्बन पर आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया और एक नया अनपेयर्ड डेवलप हो गया। तो ये टाइप की रिएक्शन शो कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि Cl डॉट विल रिएक्ट विद CH3 डॉट, अनपेयर्ड, और आपस में रिएक्शन करके ये बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो आज हमने डिस्कस किया रिएक्शंस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, फिर हमने डिस्कस किया रिएक्शंस कितने टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे रिएक्शन हो रही, क्या प्रोडक्ट बन रहा है एज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट, और फिर हमने डिस्कस किया अटैकिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 6 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ the intermediates which are generated in the chemical reactions as carb cation, free radical, carbanion, carbene, nitrene and benzene. See you in next class. Thank you very much.